हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी एसे की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हम एक्सपोजिटरी एसे को समझने की कोशिश की, उसकी सेगमेंटेशन कैसे होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी हेडिंग्स कैसे बनती हैं, ठीक है, उनको हमने डिस्कस किया था। और वो वीडियो सारी की सारी एसे की प्लेलिस्ट इस यूट्यूब पे इस चैनल पे अवेलेबल है एंड यू कैन विज़िट एंड व्यू ऑल द वीडियोस, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट पार्ट है ये, जिसमें हम मेन फोकस, सेकेंडरी फोकस और बैकग्राउंड या फिर कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। होपफुली ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड कमिंग टू द टॉपिक, देखें, एक्सपोजिटरी थोड़ा सा रिवीजन दे दूँ मैं आपको हल्का सा, कि एक्सपोजिटरी जो टॉपिक होते हैं उनमें हम मेनली ये ट्राई करते हैं कि कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और रेमेडीज़ की तरफ जाएँ, ठीक है, जो भी हमारे ऐसे के टॉपिक्स होते हैं एक्सपोजिटरी टाइप में। उसके बाद बेसिक से स्टेप्स होते हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे, कि टॉपिक सेगमेंटेशन होती है। उसके बाद हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, उसके बाद हम एक रफ़ आउटलाइन बनाते हैं, और उसके बाद अगर हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट तो वो लिख लें। उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंसिंग, और जो हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं उसके बाद हम उनकी लॉजिकल सीक्वेंसेस का सीक्वेंसिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैराग्राफ्स जो हैं वो कनेक्टेड और कॉम्प्रिहेंसिव और कोहेरेंट लगते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स नहीं लगती अलग अलग, ठीक है। इसीलिए लॉजिकल सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद हम लिखते हैं हमारी फाइनल आउटलाइन, ठीक है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अब आते हैं इस पे पहला स्टेप जो है टॉपिक सेगमेंटेशन का, जो जिसमें हम टॉपिक को सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर, ठीक है। एक्सपोजिटरी ऐसे की बात हो रही है तो हम उस पर ही रहेंगे। एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर पहला स्टेप जो होता है, इट इज़ टू डिवाइड द टॉपिक इनटू मेन हेडिंग्स, ठीक है। मेन हेडिंग में डिवाइड करना है, मेन और प्राइमरी हेडिंग्स। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, हमारी हेडिंग्स उनके हिसाब से बनती हैं, ठीक है। जो भी हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी हेडिंग्स होंगी, हमें देखना है कि हम उनमें कितने कीवर्ड्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स को सबसे आसान तरीका कीवर्ड्स ढूंढने का कौन सा है, ये वाला। हमें अपना मेन फोकस देखना है, प्राइमरी फोकस, उसके बाद सेकेंडरी फोकस देखना है किसी भी टॉपिक के अंदर, और उसके बाद हमें देखना है उसका बैकग्राउंड, कि वो किस बैकग्राउंड में पूछा गया है सवाल। उस पे आने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं। जो हेडिंग्स होती हैं एसे के अंदर, दीज मीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एसे। मतलब जो हेडिंग्स हैं उनका मतलब होता है कि एसे में कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है। हमें उन सारे के सारे पार्ट्स को ठीक से एड्रेस करना होता है। ऐसे नहीं कि मतलब एक बात पूछी गई है और हम उसको उस पे ही सारा का सारा टाइम दे दें, जो कि दूसरी बातें टॉपिक के अंदर मेंशन की गई हैं, हमें उनको भी वेटेज देनी होती है, कम ही सही बट वेटेज देना लाजमी होता है, ठीक है। उसके बाद सब हेडिंग्स हैं हमारी जिनको हम पैराग्राफ्स कहते हैं, ठीक है। उनको हम ग्रुप करते हैं इन्हीं हेडिंग्स के अंदर, ठीक है। जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनको हम ग्रुप करेंगे, उनको हम लॉजिकली सीक्वेंस देंगे उन्हीं हेडिंग्स के अंदर, ठीक है। उन्हें हम कहेंगे सब हेडिंग्स, जो कि हमारे ऐसे के अंदर पैराग्राफ्स का रोल अदा करेंगी, ठीक है। ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द ऐसे टाइटल और टॉपिक शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन सेपरेटली, ठीक है। कोई भी टॉपिक हमारे सामने आ जाता है तो हमें उसे सेपरेटली कंसीडर करना है। 90% ऑफ द एसेज इन सी एस एस फेल ओनली बिकॉज कैंडिडेट्स डो नॉट पे अटेंशन टू एवरी वर्ड ऑफ द टॉपिक, ठीक है। एवरी वर्ड ऑफ द टॉपिक को आपने सेपरेटली देखना है, उसे कंसंट्रेशन के साथ देखना है और पूरे ध्यान के साथ, फोकस के साथ देखना है। आपने ये प्रैक्टिस अपने जहन में डाल देनी है ड्यूरिंग योर मॉक्स, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, कि आपने जो भी टॉपिक आपके सामने आ जाए उससे 10 से 15 मरतबा पढ़ लेना है, चाहे वो आपकी जहन में पहली बार में ही आ जाए, बट यू हैव टू रीड इट
एटलीस्ट 10 टाइम्स आपने उसे पढ़ लेना है कि अगर मैं समझ भी गया हूँ तो कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे मिस ना हो जाए, चाहे वो एक छोटा सा कॉलन हो या फिर एक फुल स्टॉप हो या फिर क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो कोई भी चीज़ आपसे मिसिंग ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए आपने ये प्रैक्टिस अपने जहन में डाल देनी है कि यू हैव टू रीड द टॉपिक स्टेटमेंट एटलीस्ट 10 टाइम्स, ठीक है, ताकि आप हर एक वर्ड, हर एक पंक्चुएशन मार्क ठीक से पढ़ लें। क्योंकि जो पेपर सेटर होता है वो एक्सपीरियंस और हाईली क्वालिफाइड इंसान होता है, तो वी हैव टू लुक फॉर एवरीथिंग, ठीक है। और हमने अगर हर चीज़, हर कीवर्ड देख लिया तो उस टॉपिक को समझना, उस टॉपिक को डिकन्स्ट्रक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाउ टू एनालाइज एक्सपोजिटरी टॉपिक। जो एक्सपोजिटरी टॉपिक हमारे सामने आ जाता है उसे हमें एनालाइज कैसे करें, तो इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, जो है मेन फोकस, सेकेंडरी फोकस, उसके बाद जो बैकग्राउंड या फिर कॉन्टेक्स्ट या फिर फ्रेमवर्क, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें टॉपिक स्टेटमेंट के अंदर ढूंढनी होती हैं। वी हैव टू फाइंड दीज 3 थिंग्स इन द टॉपिक ऑफ द एसे, ठीक है। मेन फोकस सेट्स द डायरेक्शन ऑफ द एसे, मतलब आपका जो मेन फोकस होता है वो एसे का डायरेक्शन सेट करता है, इसीलिए इट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर इन एन एसे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एक्सपोजिटरी एसे के अंदर एक एग्जाम्पल आ जाता है, द नेसेसिटी ऑफ एंड द रेजिस्टेंस टू ओल्ड एज होम्स इन आवर सोसाइटी, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, नेसेसिटी, रेजिस्टेंस टू ओल्ड एज होम्स, ठीक है। तो ये एक एक्सपोजिटरी टॉपिक है और इसमें हमने देखना है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स ऑफ द टॉपिक। ये एक प्रैक्टिस है जो कि हमने करनी है कि बेस्ड ऑन दीज कीवर्ड्स हमें अपनी हेडिंग्स तैयार करनी है आउटलाइन की, और उससे पहले हमने देखना है कि इसका मेन फोकस क्या है, उसका सेकेंडरी फोकस क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट या फिर बैकग्राउंड कौन सा है, ठीक है। अगर देखें टॉपिक को हमने पहले तो 10-12 बार पढ़ लेना है, द नेसेसिटी ऑफ कॉमा एंड रेजिस्टेंस टू कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है ओल्ड एज होम्स इन आवर सोसाइटी, ठीक है। पहले उसने नेसेसिटी की बात की है, उसके बाद उसने रेजिस्टेंस की बात की है। किसकी तरफ रेजिस्टेंस हो रही है? ओल्ड एज होम्स की तरफ, ठीक है। ये देख लें, मेन बात यहाँ पे आ जाती है, इफ़ दिस टॉपिक वाज ओनली अबाउट नेसेसिटी of old age homes, it would have been quite simple to pick the headings as why the old age homes are necessary in our society. अगर ये टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ नेसेसिटी के बारे में होता कि क्यों ओल्ड एज होम्स हमारी सोसाइटी में ज़रूरी हैं, तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये मेन हेडिंग बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता कि वाई ओल्ड एज होम्स आर नेसेसरी इन आवर सोसाइटी। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। टॉपिक स्टेटमेंट में हमारे पास एक और चीज़ मेंशन, रेजिस्टेंस टू, ठीक है। उसने सिर्फ नेसेसिटी की बात नहीं की, उसने रेजिस्टेंस की बात भी की है, ठीक है। बट सिंस आवर सोसाइटी टेक्स ओल्ड एज होम्स नेगेटिवली डिस्पाइट देयर नेसेसिटी, देयर इज़ रेजिस्टेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एज होम्स, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ओल्ड एज होम्स की तरफ बहुत सारे स्टिग्मास हैं और ओल्ड एज होम्स को नेगेटिवली देखा जाता है, उनकी पॉजिटिव्स को निगलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी तरफ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होती है, जो वर्किंग पीपल होते हैं, वर्किंग मैन और वुमेन अपने पेरेंट्स का ठीक तरीके से ख्याल नहीं रख पाते, तो वो उनको ओल्ड एज होम्स में छोड़ के आ जाते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन इन वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली ये चीज़ कॉमन नहीं है। ओल्ड एज होम्स होने के बाद भी उनकी तरफ एक स्टिग्मा है और इसीलिए उसकी तरफ एक रेजिस्टेंस है। जो लोग अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम्स छोड़ के आ जाते हैं वो उनको सोसाइटी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है और मतलब स्टिग्मा उनके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उसकी तरफ रेजिस्टेंस है।
ऑल दो ये देख लें, ऑल दो ओल्ड एज होम्स जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन की, ओल्ड एज होम्स आर बेनिफिशियल टू द ओल्ड पीपल, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। ओल्ड एज में पहुंचने के बाद दोज ओल्ड पीपल रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर एंड जो कि उनको अपने घर में काफ़ी केसेस में नहीं मिल पाती। ठीक है, ये उनके लिए बेनिफिशियल होता है। द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द कॉन्सेप्ट मेक्स रेजिस्टेंस द मेन फोकस ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स ओल्ड एज होम्स इन अ सोसाइटी, ये हमारा मेन फोकस होगा, और ये नेसेसिटी जो होगा ये सेकेंडरी फोकस होगा, और कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ओल्ड एज होम्स। ओल्ड एज होम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा बैकग्राउंड होगा, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, नेसेसिटी और रेजिस्टेंस, दोनों ही बातें ओल्ड एज होम्स के बारे में हो रही हैं ना, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस ओल्ड एज होम्स की तरफ जो है वो हमारा मेन फोकस है, इसीलिए जो हमारी मेन हेडिंग, प्राइमरी हेडिंग होगी वो रेजिस्टेंस के बारे में होगी, और जो सेकेंडरी हेडिंग होगी वो नेसेसिटी के बारे में। ठीक है, फर्दर टॉपिक सेगमेंटेशन पे आ जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से स्टेप हैं। फर्स्ट, ब्रेक द टॉपिक इनटू हेडिंग्स। टॉपिक को हेडिंग्स में तोड़ना है, देन इनटू सब हेडिंग्स, और उसके बाद उनको पैराग्राफ में तोड़ना है। ठीक है, पहली हमारी सेकेंडरी, पहली प्राइमरी आएगी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद हमारी टर्शरी, जिसमें हम सॉल्यूशंस वगैरह या रेमेडीज़ ऐड कर लेंगे, सजेशंस ऐड कर लेंगे। ठीक है, पैराग्राफ्स जो होते हैं वो ग्रुप्ड होते हैं अंडर द हेडिंग्स। ठीक है, उसके बाद ब्रेक डाउन द टॉपिक इनटू हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स ऑफ द एसे टॉपिक एंड देयर को रिलेशन विथ ईच अदर, मतलब उनका जो को रिलेशन है उसको भी एड्रेस करना है। ठीक है, अगर पूछा गया है तो यूज़ सच लैंग्वेज दैट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स बिकम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब ये चीज़ आपने अपने जहन में डाल देनी है कि योर हेडिंग्स हैव टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ज़्यादा लंबी ना हो, ज़्यादा छोटी ना हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, कि जो आप लिखें इस तरीके से लिखें कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि आप कह क्या रहे हैं। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। 1 वर्ड और 2 वर्ड हेडिंग्स एक्सप्रेस नो मीनिंग, मतलब जो आप 1 वर्ड का 2 वर्ड की हेडिंग्स लिखते हैं उनके कोई मीनिंग समझ में नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं, या आप क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ट्राई टू राइट कन्विंसिंग, कॉम्प्रीहेंसिव एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। ठीक है, कम से कम आपकी 3 वर्ड्स और लॉन्गर सब हेडिंग्स होनी चाहिए, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। ठीक है, 3 वर्ड और लॉन्गर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। ठीक है, मिनिमम। और इसी स्टेज पे आपने ये भी डिसाइड करना है कि आपने पैराग्राफ्स कितने लिखने हैं, एक ही बॉडी पैराग्राफ जो हैं वो आपने कितने लिखने हैं, आपने वो भी इसी स्टेज पे डिटरमाइन करना है। ठीक है, वो मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा आने वाली वीडियोस में, कि आपने हेडिंग्स में पैराग्राफ कितने लिखने हैं, आपने टोटल बॉडी पैराग्राफ कितने लिखने हैं, और आपने पूरे के पूरे ऐसे के अंदर मिनिमम कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, ये हैं उसके कुछ एग्जांपल्स आने वाले हैं, जो कि आई विल ट्राई टू कवर दीज इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। ठीक है, होपफुली आपको ये मेन फोकस, सेकेंडरी फोकस और बैकग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आपके सामने जो भी टॉपिक्स आ जाएं, स्पेशली एक्सपोजिटरी, तो उनमें मेन फोकस, सेकेंडरी फोकस और बैकग्राउंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ये प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके अलावा कोई भी टॉपिक आपके सामने आ जाए तो उसके 10 दफ़ा पढ़ने की कोशिश भी करें। ये चीज़ें अपने रूटीन का हिस्सा बना लें, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में अंदर बैठें तो आपको ये चीज़ें परेशान ना करें। ठीक है, होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा, बेनिफिशियल रहा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।